अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 12 का सॉलिड स्टेट उठाने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सॉलिड क्या होता है। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसेस। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस स्टेट आपने 11th में पढ़ा होगा या तो पढ़ोगे। लिक्विड स्टेट आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर हमको जो पढ़ना है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सॉलिड क्या होता है? सॉलिड दैट स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are bound together by a strong electrostatic force of attraction. That state of matter in which the constituent particles are bound together by strong electrostatic force of attraction. रफ निकाल के बेटा शुरू करो। That state of matter in which constituent particles are bound by strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction क्या है कि सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल बाउंड होते हैं स्ट्रांगली। इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत होता है इनका सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जो हमने 9th 10th में भी पढ़ा है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखो बेटा आप ये मत समझना कि हम 12th में आए हैं तो क्या हम अब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये तो हमने कितने बार पढ़ा है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे आप एक बकेट में पानी लोगे, उस पानी में आप लकीर मारो, जब आप पीछे मुड़ोगे लकीर मार के तो लकीर नहीं दिखती है। यही प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में। दिखने में आसान, पढ़ने में आसान, लेकिन भूल जाने में उससे ज्यादा आसान। केमिस्ट्री भूलती बहुत ज्यादा, लिहाजा हर एक चीज की तरफ ध्यान रखा करो। हर एक चीज हर एक बार पढ़ा करो, दोबारा रिवाइज करते रहो। केमिस्ट्री भूलने में ज्यादा आसान है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे सॉलिड की, तो हमें पता है क्या होता है सॉलिड में। शेप, साइज एंड वॉल्यूम। देख बेटा अगर मैं ये मेरे पास सॉलिड है, क्या है इसका? इसकी शेप तो यही है। अगर ये नीचे रखेंगे कितना ये जगह लेगा, वॉल्यूम भी यही है और साइज भी इसका यही है। सॉलिड में ये चेंज होने वाली चीज नहीं है। तो जब ये हम कहेंगे क्या होगा फिर? शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसको बोलते हैं हम डेफिनिट। डेफिनिट बोलो या फिक्स बोलो, गोया कि शेप, साइज एंड वॉल्यूम डेफिनिट होता है। नंबर 2 कंप्रेसिबिलिटी। देखो बेटा जब हम इस पेन को प्रेस करोगे तो तकरीबन ये अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। प्रेस करने से ये
बिल्कुल, क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो वो बड़ा मजबूत है, वही कारण है इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी लो। तीसरी प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबिलिटी। देखो बेटा, अगर हम इसको फ्लेक्सिबल टेढ़ा करने की जरूरत है, अगर हम टेढ़ा इसको करेंगे तो जब इसको हम कोशिश करेंगे टूट जाएगा, लेकिन वापस से अपनी पोजीशन नहीं लेगा। इसका मतलब है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी, ये भी लो है। नंबर 4, डिफ्यूजन पावर। अगर हम गैसेस की बात करेंगे, हम कहीं जगह परफ्यूम छिड़कते हैं। जब हम परफ्यूम छिड़कते हैं तो दूर से उसकी बू आती है, लेकिन ऐसा सॉलिड्स में नहीं है। सॉलिड्स की जो डिफ्यूजन पावर है, ये बिल्कुल लो है, ना के बराबर। तो डिफ्यूजन पावर भी लो। पांचवा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आपको मैंने पहले ही बोला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत मजबूती के साथ इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बंद है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जरूरी इसका हाई होगा। हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। छठा है कंडक्टिविटी। जो सॉलिड्स होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर्स नहीं है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पहला पॉइंट, शेप साइज एंड वॉल्यूम डेफिनिट, कंप्रेसिबिलिटी लो, लिख के रखना, फ्लेक्सिबिलिटी लो, डिफ्यूजन पावर लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इसके प्रॉपर्टीज हो गई सॉलिड्स की। इसके बाद जब हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट जो है, जब हम इसकी सॉलिड स्टेट कहेंगे तो इसको लिखेंगे हम क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड, ये ऊपर लिख के रखो नोट्स में, क्योंकि क्लोजली पैक्ड, इससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा। इसके दो हिस्से होते हैं। किसके? सॉलिड स्टेट के दो पार्ट्स होती हैं, दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 एमआरफस सॉलिड। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमआरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमआरफस सॉलिड क्या होते हैं? देखो बेटा, अगर हम मार्बल लेंगे और दूसरी तरफ लेंगे चौक, चौक जिसे हम लिखते हैं, आए तो मार्कर है आज, लेकिन जो स्कूल में हम चौक हमारे पास होता है ब्लैक बोर्ड लिखने के लिए, मार्बल और चौक, अगर आपको पता होगा दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन जो मार्बल है बड़ा सख्त होता है, जो चौक है गीला होता है। क्या वजह है? दोनों सॉलिड्स है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या वजह है? ये मार्बल सख्त होता है, वो चौक गीला होता है। याद रखना, ये जो मार्बल होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो चौक होता है ये एमआरफस सॉलिड होता है।
तो अब हम इनकी डिफरेंस लिखेंगे। क्या वजह है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है। देखो बेटा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और जो ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होता है। जो इसमें अरेंजमेंट होता है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है लेकिन शॉर्ट टर्म, इसको हम इरेगुलर भी बोलते हैं। पहला पॉइंट जब हम लिखेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for long range इसका क्या लिखेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for short range। याद रखना, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज, ये दो अहम डिफरेंसेस है। इसकी एक अहम डिफरेंस है, देखो लॉन्ग रेंज क्या होता है और शॉर्ट रेंज क्या होता है। जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मिसाल के तौर पर मैं ये पार्टिकल लूंगा, ये पार्टिकल में कैटायन लूंगा, ये एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, ठीक है। तो यहां पर लूंगा मैं एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, चलता रहेगा लॉन्ग रेंज के लिए, ये चलता रहेगा। यहां पर मैं लूंगा कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, चलता रहेगा। इसका जो अरेंजमेंट होता है रेगुलर होता है, और इसका जो अरेंजमेंट होता है ऐसे, फिर छोड़ के फिर ऐसे, शॉर्ट टर्म है, बस थोड़ी सी रेगुलरिटी आ गई फिर नहीं, फिर रेगुलरिटी आ गई फिर नहीं, ऐसे ही इरेगुलर अरेंजमेंट है इसमें। जब इसमें हम इरेगुलर अरेंजमेंट कहेंगे तो फिर ये तो इसका जो अरेंजमेंट होता है ये डिसिप्लिनर अरेंजमेंट होता है, इसमें होता है इनडिसिप्लिनर अरेंजमेंट, डिसिप्लिनर, इनडिसिप्लिनर, ठीक है। डिसिप्लिनर अरेंजमेंट, इनडिसिप्लिनर। डिसिप्लिनर में कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन के डिसिप्लिनर में, इसमें कैटायन, एनायन, कैटायन, फिर गियर, फिर पता नहीं, फिर कैटायन, फिर एनायन, इरेगुलरिटी, खिचड़ी एक जैसी नहीं है, बिल्कुल कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट, कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट, कहीं व्हाइट कहीं ब्लैक, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है। नंबर 2, दीज आर ट्रू सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दीज आर ट्रू सॉलिड्स। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये होते हैं सीडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स, या इसको हम सीडो सॉलिड्स बोलते हैं या इसको बोलते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स। मिसाल के तौर पर हम गिलास लेंगे, इसको क्यों सुपर कूल्ड सॉलिड्स बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं, सॉरी, क्योंकि अगर हम घर में आप जाओगे तो मम्मा को बोलना अपने किचन में वो वाला गिलास दिखाओ जो बिल्कुल पुराना है, जिसको 2-3 साल हुए होंगे, तो उसमें क्या होता है आप देखोगे ऊपर से उसकी थिकनेस कम होती जाएगी, लेकिन नीचे वो बिल्कुल थोड़ा उससे मोटापा आएगा। इसमें क्या वजह है, क्योंकि वही वजह है इसको सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। ये आहिस्ता 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 किसी भी टेम्परेचर पर नीचे आ जाता है।
तो इसकी थिकनेस ऊपर बिल्कुल कम हो जाती, पतला सा हो जाता है ऊपर से। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होता है, इसमें ऐसी बात नहीं है, जो भी है वही है, अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं बदलाएगा। इसमें जो है सीडो सॉलिड्स, इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। एंड मेल्टिंग पॉइंट नंबर 3, देखो बेटा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज्ड होता है। मैं समझाऊंगा क्या हो गया। फिक्स क्या है, यानी कि शार्प भी बोलेंगे हम। मेल्टिंग पॉइंट शार्प, वो क्या हो गया, जब हम कोई भी सॉलिड लेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री होगा, वो 100 डिग्री पर बिल्कुल लिक्विड बनेगा, शार्प। जो ही उसमें 99 पॉइंट कुछ होने लगे, जो ही 100 पॉइंट वही लिक्विड बनेगा। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे हमारे स्कूल में कुर्सियां किसकी है, प्लास्टिक की है। देखो, अगर उसको प्लास्टिक को हम हीट करेंगे, वो सीधा लिक्विड नहीं बनेगा। उसमें क्या होगा, पहले वो मेल्ट हो जाएगा, फिर उसमें से वो गाढ़ा जैसा बनेगा, फिर वो लास्ट पे लिक्विड बनेगा। लेकिन जो उसमें वो चेंजेस आएंगे, 100 डिग्री से लेके ये तकरीबन 150 डिग्री तक लिक्विड बनेगा। यहां पर क्या है, अगर कोई सॉलिड उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है, बस 100 डिग्री पर वो सीधा मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड बनेगा। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें ऐसा नहीं है। ये पहले मेल्ट हो जाता है, फिर उसमें से गाढ़ा जैसा लिक्विड बनता है, फिर लास्ट पर लिक्विड बनता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है, वो रेंज्ड होता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एन आइसोट्रॉपिक डिफरेंट physical properties and different physical properties and in different directions। इसको ये होता है आइसोट्रॉपिक। वो क्या हो गया, उसमें same physical properties but in different directions। तो in different direction इसमें भी देखो, इसमें इसको मैं कैसे आपको समझाऊं। एक गलती बच्चे खा जाते हैं, अगर फ्री जगह एन आइसोट्रॉपिक होगा तो बच्चा उसको सीधा टिक करते हैं कि ये एमॉर्फस है। क्यों? क्योंकि यहां पर एन है ना, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, तो बच्चा धोखा खा जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वही एन आइसोट्रॉपिक होता है, जो एमॉर्फस होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। मतलब क्या, यहां पर मैंने आपको बोला एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। अगर हम यहां से चलेंगे तो कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन इस डायरेक्शन में। अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, कैटायन कैटायन एनायन 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 कैटायन, डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो लेकिन जो है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। मगर जो ये है, ये देखो, इसमें कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। ऐसे चलोगे तो कोई नहीं, कैटायन एनायन कैटायन फिर कुछ नहीं। ऐसे चलोगे तो कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको समझाऊं। अगर हमें 12वीं जमात का बच्चा स्कूल में ढूंढना होगा
तो हम क्या करेंगे, अगर हम 9:30 पौने 10 स्कूल पहुंचेंगे तो वहां हमको एक 12th का लड़का ढूंढना है। तो आप देखो वहां पर 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले, लड़के लड़कियां सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब हमारा पीएम सर आता है 10 बजे, वो अपनी अपनी लाइन में लगाता है। 9th वाले एक लाइन में, 10th वाले एक लाइन में, लड़कियां एक लाइन में, लड़के एक लाइन में। फिर जब हमको लड़का जो है 12th का, उसको ढूंढना होता है। उसको ढूंढना आसान कहां पे हो जाएगा, प्रेयर से पहले या प्रेयर में? प्रेयर में आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमें सीधा जाना पड़ेगा उस लाइन में जिसमें 12th के लड़के होंगे। तो यहां पर 9-10 बजे से पहले जो खिचड़ी बनी है, इसमें कहां ढूंढेंगे हम? तो वो जो खिचड़ी है वही एमआरपी सॉलिड की एग्जांपल है, जो हम सीधा डायरेक्शन में जाएंगे, सीधा अपना अपना सेक्शन ढूंढेंगे, सेकंड ढूंढेंगे, उसमें हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल मिलेगी। ठीक? लेकिन आपको पता है हमको आगे एमआरपी सॉलिड की ज्यादा कोई कहानी पढ़ने वाली नहीं है। हमारा जो आगे सिलेबस में है उसमें हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया आयोनिक सॉलिड, शाबाश। दूसरा हो गया मेटालिक सॉलिड, तीसरा हो गया कोवलेंट सॉलिड, और चौथा हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। चौथा हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या चेंजेस है। प्रॉपर्टी, जब हम पहली प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जब मैंने पहले ही बोला कि जो सॉलिड होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होता है। अब इसमें भी अपने पार्ट्स हैं, अपनी किस्में हैं इसमें भी, कि आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, मेटालिक सॉलिड में क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। इसके बाद है कोवलेंट सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है। देखो बेटा, एक चीज आप ध्यान रखना, आप रट रट के मत आगे चलो, एक्सेप्शंस हर एक चीज में होते हैं। अब आप कहोगे अभी सर ने बोला कि यह चीज है लेकिन उसमें वो चीज है, वो चीज तो हर एक में होते हैं, क्योंकि साइंस बिल्कुल एक्सेप्शन से भरा हुआ है, इसमें एक्सेप्शंस है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात जब करेंगे हम, आयोनिक सॉलिड में क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयन्स होते हैं इसमें, कैटायन और एनायन, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे मेटालिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स में होते हैं मेटालिक एटम्स, मेटल एटम्स। और कोवलेंट सॉलिड में क्या होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होते हैं, इसमें होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा। ये हो गई पहली वो प्रॉपर्टी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 पार्ट में पाई जाती है। डिफरेंट आयन्स में आयन्स होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल एटम्स होते हैं, कोवलेंट में नॉन मेटल एटम्स होते हैं, नॉन मेटल एटम्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो बेटा, आयनिक जो सॉलिड्स है उनमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड। इसमें होता है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है। तो इसमें होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा वीक होता है, वीक फोर्स होता है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो हम कहेंगे कि जो आयनिक सॉलिड्स है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटेलिक एटम्स, आयरन मिसाल के तौर पर, आयरन का आप पता ही है क्या है, इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई। मिसाल के तौर पर डायमंड, ठीक, सिलिका, बहुत मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होता है। मिट्टी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है सिलिका का। और यहां पर ये जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, जब ये वीक होगा तो इसका क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, देखो बेटा, जब हम आयनिक सॉलिड लेंगे इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, मगर कब? जब इनको हम मोल्टन स्टेट में लाएंगे। मिसाल के तौर पर हम सोडियम क्लोराइड को लेंगे, सोडियम क्लोराइड, जब हम इसको मोल्टन स्टेट में लेंगे, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। इसका मतलब है इसका आयनिक सॉलिड्स का जो कंडक्टिविटी होती है वो गुड होती है ना, कब? इन मोल्टन। इसके बाद हम लेंगे मेटेलिक सॉलिड। देखो बेटा, अगर हम एक क्रिस्टल लेंगे, इसमें मेटेलिक सॉलिड आयरन ले लो, Fe2 पॉजिटिव होगा, 3 पॉजिटिव भी होगा, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है यहां पर एक फ्लो इलेक्ट्रॉन का बनेगा, एक नदी जैसी बहेगी, जिसको हम कहेंगे क्लाउड्स, ठीक है।
या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहेंगे। तो हमें पता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करता है, मगर जब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उससे क्या होगा। एक्सेस हमें पता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बोलते हैं तो उसमें कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें फ्लो है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स की, लिहाजा ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। इसके बाद हमारे पास कौन सा है, कोवलेंट। देखो बेटा, कोवलेंट का तो ये इसका तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हमने देखा इसका वेरी हाई है, तो लेकिन जो इसका कंडक्टिविटी है वो बिल्कुल लो है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का लो होगा ही, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वीक फोर्स में होता है, लिहाजा इसका तो लो। जब ये दूर दूर होंगे, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चलने का चांस कम ही है ना। इसके बाद अगर हम एग्जांपल देंगे हम इसकी, तो एग्जांपल आएगी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसका तो आयरन ही आएगा। ले लो कोवलेंट सॉलिड्स की एग्जांपल, कार्बन कार्बन, जैसे डायमंड में सिलिका सिलिका। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर मिलेंगे H2O N2O2। ये वो प्रॉपर्टीज हो गई जो किसमें है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में चार प्रॉपर्टी होती है, चार पार्ट्स होते हैं इसके, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। याद रखने में आसान होना चाहिए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, इनमें जो पार्टिकल होते हैं आपस में, उनका क्या नेचर है इनमें हमें पता है। आयनिक में होते हैं आयन्स, यानी कैटायन एनायन। ठीक है, मेटेलिक में होते हैं मेटल एटम्स, आयरन एक्स्ट्रा। अच्छा, कोवलेंट सॉलिड में होते हैं नॉन मेटल एटम्स, और मॉलिक्यूल में होते हैं मॉलिक्यूलर एटम्स। ऐसे ही आप इसको भूलोगे नहीं, इस चार्ट को याद रखो। बाकी घर में रहे, सेफ रहे, खुदा।